सो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। अब आज का दिन और बाकी है, आज की नाइट बाकी है। आपकी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही होगी, ठीक है। तो अब केवल आप फॉर्मूले रिवाइज कीजिए और एनसीईआरटी का भी आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। फॉर्मूले थोरोली रिवाइज कीजिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक। कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा आएगा, आप चिंता ना करें, ठीक। और इसके बाद तो आप क्लास 11th में आएंगे, ठीक है। तो जब तक आप क्लास 11th में आते हैं तो उसकी तैयारी तो मैं आपकी पहले से पहले ही शुरू कर देता हूँ। आप बाद में कीजिए, पहले मैं कर देता हूँ। तो मैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स, उसे लेकर आया हूँ। तो सबसे पहली बात, सेट्स होता क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेट्स। क्या होता है सेट? सेट होता है SET, सेट, well defined collection of data is called set, ठीक है ना। well defined collection of data यानी एक ऐसा डेटा जिसे हम बिल्कुल अच्छी तरह डिस्क्राइब कर पाए, सेट्स बोलते हैं। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, है ना, वेल डिफाइन है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से होते हैं। और मैंने कहा लेस देन 10 यानी लेस देन 10 यानी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बात में करो, इट इज वेल डिफाइंड डेटा। सो दिस इज द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हमें मालूम है ए से शुरू होता है और जेड पर खत्म होता है। तो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज ऑल्सो इज कॉल्ड सेट, ओके। तो इस टाइप का डेटा जिससे हम पूरी तरह से डिस्क्राइब कर पाए इज कॉल्ड द सेट। लिख लेते हैं हम। सपोज करो सेट ए। जैसे मैं सेट ए की बात कर रहा हूं तो इस सेट को रिप्रेजेंट करने का भी मेथड होता है। हमेशा सेट को हम कर्सिव ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। मैंने कहा सेट ए इज इक्वल टू collection of natural numbers less than, सपोज करो लेस देन 5। तो इसका मतलब मैंने सेट को क्या बोला? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कहां से शुरू है? 1 2 3 4 एंड 5 एंड क्लोज द कर्सिव ब्रैकेट। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। अब सपोज कर लो मैं दूसरे सेट की बात कर रहा हूं, सेट बी। मैंने क्या किया? कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अप टू मान लेते हैं एफ। हालांकि इंग्लिश अल्फाबेट ए और जेड तक सब कुछ डिफाइन होता है तो हम उसे भी सेट बोलेंगे, लेकिन मैंने केवल एफ तक अपना डेटा ले लिया। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट बी इज इक्वल टू इंग्लिश अल्फाबेट अप टू एफ, यानी ए बी सी ई एफ। सो दिस इज द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो डेटा जो वेल डिफाइंड होता है दैट इज कॉल्ड द सेट। अब ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 या फिर ए बी सी डी नहीं लिखा यहां पर, डी, मैं यहां पर डी लिख देता हूं। ए बी सी डी ई एफ, ये जो नंबर है इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है। क्योंकि मैं डी भूल गया था और मैंने पीछे लिख दिया तो ये भी अच्छा ही होगा। जरूरी नहीं है कि मैं सेट को 1 2 3 4 लिखा इसी सीक्वेंस में लिखूं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1 2 4 5 3, कैसे भी सारे एलिमेंट सेट के अंदर होने चाहिए, चाहे वो आगे पीछे इसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता, अंदर होने चाहिए। ऐसे ही यहां पर ए बी सी ई एफ डी, तो दिस इज द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अप टू एफ, ए से लेकर एफ तक है। बोथ आर सेम, यानी सीक्वेंस का किसी भी सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे सीक्वेंस मिल गए, बस वो एलिमेंट उसमें
होने चाहिए। तो सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेट्स। और दूसरी बात, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम उसके इन्हें बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ द सेट, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट। तो इस तरह से हम इसको सेट बोलते हैं। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कर्सिव ब्रैकेट, ठीक है। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। इसका मतलब हम लिखते हैं, जैसे अगर मैं इस सेट की बात करूं, सेट ए इज द, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, मैंने हालांकि ये लिख लिया, यहाँ पर मुझे बी नहीं लिखना चाहिए। सपोज करो दिस इज अ सेट ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पर भी बी था और यहाँ पर भी बी था, थोड़ा मिसमैच हुआ था कि वेदर दिस इज द एलिमेंट और दिस इज द सेट, ठीक है, इसलिए मैंने चेंज कर दिया एक्स। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो एलिमेंट यहाँ होगा वही सेट यहाँ पर होगा, दोनों में चेंज होगा। चलिए, अब जैसे सेट ए है, किस, ये एलिमेंट ए है, वो किसका एलिमेंट है, सेट एक्स का। तो हम लिखते हैं, अगर एलिमेंट ए सेट एक्स का एलिमेंट है तो हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू एक्स, ऐसे ही बी बिलोंग्स टू एक्स, ऐसे ही सी बिलोंग्स टू एक्स। यानी अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को रिप्रेजेंट करता है तो हम उसे इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, व्हाट इज द सेट, हमने क्या सीखा, एलिमेंट ऑफ द सेट, हमने क्या सीखा, हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट, हमने क्या सीखा, अगर कोई एलिमेंट है किसी सेट को के अंदर है तो उसे कैसे लिखते हैं कि वो सेट को बिलोंग करता है। तो ए बिलोंग टू एक्स, बी बिलोंग्स टू एक्स, सी बिलोंग्स टू एक्स, इस टाइप से हम इसे लिखते हैं। चलिए, अब सवाल ये है कि जिस तरह से मैंने इन एलिमेंट को लिखा है, एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, इस बार मैंने डी को पहले लिख लिया क्योंकि उसके सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से कर्सिव ब्रैकेट में रिप्रेजेंट, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं। अगर किसी भी सेट को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, टाइप ऑफ सेट्स, यानी टाइप ऑफ सेट्स, सेट्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर वन, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। नंबर टू, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। दो फॉर्म में हम किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर वन रोस्टर फॉर्म, नंबर टू सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम किसी भी सेट को उसके एलिमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसे कर्सिव ब्रैकेट में बंद करते हैं तो उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। यानी ये जो मैंने फॉर्म लिखी है किसी भी सेट को लिखने की, इसे बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। तो इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, अगर सेट बिल्डर फॉर्म होती है, अगर हम किसी भी सेट को किसी इक्वेशन की फॉर्म में, किसी रिलेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अगर एलिमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें उसे रोस्टर फॉर्म, अगर किसी इक्वेशन या रिलेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह से हम किसी भी सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इसमें। चलिए बच्चों, अब मैं अपनी बात को अब एक एग्जांपल से समझाता हूं। वो कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। यानी ये जितने भी सेट्स हैं इन्हें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24, यानी 24 के जितने भी फैक्टर हैं उसे सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। 24 के फैक्टर को सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। चलिए लिख लेते हैं, द all factors of 24 are, all factor of 24 are, कौन कौन से फैक्टर है वहां पर 24 के? देखो 24 1 से भी डिवाइड होता है, 24 2 से भी डिवाइड होता है, 24 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, 7 से नहीं होता, 8 से होता है, 9 10 11 12 से होता है, और खुद ये 24 से भी होता है। तो ऑल द फैक्टर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए हमारे इस सेट्स के, यानी इन्हें एलिमेंट बोलते हैं। और ये मेरी रोस्टर फॉर्म हो गई क्योंकि मैंने कर्सिव ब्रैकेट में रखा, हर एक एलिमेंट को मैंने कोमा से सेपरेट किया, ठीक है, और इन्हें बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट्स। चलिए, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 10।
सेट ऑफ ऑल ओड नंबर, तो बी है सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स, तो क्या हो गया ओड नंबर। चलिए लेस देन 10, लेस देन 10, 10 से छोटे जितने भी ओड नंबर है वो हमारा सेट होगा। चलिए 1 3 5 7 एंड 9, इसका मतलब हमारे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हो गए, 1 3 5 7 एंड 9, एंड दीज आर ऑल्सो ओड नंबर, उसने ओड नंबर ही पूछना था, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर लेस देन 10। चले क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20, यानी सी ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20, जितने भी प्राइम नंबर है लेस देन 20, तो बनाते हैं इसका सेट इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। कौन कौन से हो गए, चलिए प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर तो 2 ही है, इवन प्राइम नंबर 2 3 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19, यानी ये सारे के सारे प्राइम नंबर हो गए लेस देन 20, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में सेट ऑफ ऑल लेटर्स, ये लेटर्स है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। चलिए डी सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स, METHEMATICS, मैथमेटिक्स। चलिए डी लिख लेते हैं। चलिए एक बात, अब जैसे हमने मैथमेटिक्स आ गया, एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जिस तरह से आप किसी भी सेट के किसी भी एलिमेंट को आगे पीछे करके कहीं भी रख सकते हैं, उससे सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई नंबर किसी भी सेट में एक से ज्यादा बार आता है, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार आए, चाहे 10 बार आए, हम हमेशा उसे 1 टाइम ही काउंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें भी कोई ना कोई लेटर रिपीट हो रहा होगा तो हम उसे बार बार नहीं लिखेंगे, उसे एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि उसे हमेशा एक ही बार काउंट किया जाता है। चलिए एक वर्ड हो गया एम, दैट इज ए, दैट इज टी, दैट इज एच, ई, देखो फिर से एम आ गया, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ए फिर से आ गया, नहीं लिखेंगे। दैट इज टी, दैट इज आई, दैट इज सी, दैट इज एस, तो ये सारे के सारे एलिमेंट आ गए। इसका मतलब ये नहीं अगर आपने गलती से कोई लेटर रिपीट कर दे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं रिपीट कर, हाँ एक चीज होगी, अब मैं आपको बताता हूं कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर जिस किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उनका जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। जैसे मैं सेट ए की बात, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वही बताओ। जैसे सेट ए की बात करते हैं, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका जो कार्डिनल नंबर हो गया, कार्डिनल नंबर, इसे एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इस ये सेट बी है तो एन बी से रिप्रेजेंट करेंगे, कितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है ना। प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, एन सी, दिस इज सी, दैट इज आल्सो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंड दिस वन एन डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका कार्डिनल नंबर 9 हो गया। अब मैंने आपसे कहा अगर आप कोई लेटर रिपीट कर देते, कोई भी नंबर रिपीट कर देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो 1 टाइम ही काउंट होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने एक लेटर को 2 बार रिपीट कर दिया, लेकिन उसे 2 बार काउंट भी कर लिया और एग्जामिनर ने आपसे कार्डिनल नंबर ही पूछा है, तो आपका NOND की वैल्यू एक ज्यादा आएगी, आप एक ज्यादा लिखेंगे एंड दैट इज अ रॉन्ग आंसर, वहां पर आपका मार्क्स कट जाएगा।
तो इसलिए किसी भी एलिमेंट को ओनली वन टाइम ही लिखे। चलिए बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं, अभी तो हम बात कर रहे थे रोस्टर फॉर्म की। टू रिप्रेजेंट एनी सेट इन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। किसी भी सेट को एलिमेंट की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टली, उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। मैंने बताया था सेकंड फॉर्म ऑफ द सेट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बताया था? अगर किसी भी सेट को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या एक रिलेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या डेफिनेशन बनी? If we list the property or more than one property, यानी properties satisfy all the element of the set is called the set builder form। यानी अगर हम किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को किसी भी सेट को एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बिहाफ पर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टी इक्वेशन की फॉर्म में होगी, अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना? अब जैसे मैंने कहा कि x is the set of multiple of 3 less than 10, है ना? x is the set of multiple of 3 less than 10। तो मैं क्या करूंगा? x is equal to 3 into n। n क्या होगा? कोई नेचुरल नंबर। और मैंने कहा लेस देन 10, तो n की वैल्यू लेस देन कितनी आ जाएगी? लेस देन आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है ना? 3 3 जा 9 हो जाएगा ना? यानी नहीं समझ में आया? अब इधर देखो, मैंने कहा, उसने कहा राइट द सेट ए। सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट। और देखो रोस्टर फॉर्म में इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी मुझे इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया ये 1 से लेके 7 जो नंबर है ये नेचुरल नंबर है, राइट? और ये किसी के मल्टीपल नहीं है, सिंपल नेचुरल नंबर है। तो मैंने कहा सेट बी। अब लिखने का तरीका देखना, सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज, ये कोलन का साइन लगाना जरूरी है बच्चों। एक्स ऐसे बोलते हैं सच दैट, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर है। एक्स इज इक्वल टू एन, लेकिन एन नेचुरल नंबर नहीं, आपको बताना पड़ेगा एन नेचुरल नंबर है। एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन, और एन क्या है? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? जो नेचुरल नंबर होता है उसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम ये बोल रहे हैं, पूरी तरह से डिस्क्राइब कीजिए। नेचुरल नंबर तो हो गया। अब नेचुरल नंबर कहां से कहां तक? 1 से लेकर 7 तक। तो हम लिख देंगे एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेसर देन इक्वल टू 7। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी कि एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेसर देन 7। अब इसमें बहुत सारे बच्चे चेंज कर सकते हैं। कुछ बच्चे लिखेंगे कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेसर देन 8 से छोटा। तो ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट है। अगर आप इस वैल्यू को अपर लिमिट, लास्ट वाला नंबर जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसको इंक्लूड करते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको इंक्लूड ना करके एक ज्यादा नंबर लेते हैं तो आपको लेसर देन का साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? 7 के बाद 8 ही एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 7 के जस्ट बाद आता है, तो उनके बीच में 7 और 8 के बीच में और कोई नेचुरल नंबर नहीं आता। तो हम लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेसर देन 8, या फिर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेसर देन इक्वल टू 7। तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं। तो हमने ऊपर वाली फॉर्म लिखी तो इसे हटा देते हैं, ये भी करेक्ट फॉर्म थी। ठीक है? अब जैसे दूसरा क्वेश्चन कहता है राइट द सेट बी। सेट क्या है? 1 2 4 7 14 28। अब हमें पहचानना पड़ेगा 1 2 तक तो सब सही था, अब यहाँ पर 4 आ गया, फिर 7 आ गया, 14 आ गया, 28 आ गया। तो हमें ये पहचानना पड़ेगा ये नंबर किस टाइप के हैं। ठीक? इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है? इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो मैंने देखा ये जो नंबर है 1 2 3 4, मैंने लिखा सेट बी। ठीक है? सेट बी क्या है? सेट ऑफ ऑल द, देखो 28 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 28 2 से भी हो जाता है, 28 4 से भी हो जाता है, 28 7 से भी, 28 14 से भी, 28 28 से भी। अब ये जो नंबर के बीच में गैप है, जैसे 3 आ गया, 3 यहाँ पर नहीं, क्या 3 से 28 होता है? नहीं होता है। 4 और 7 के बीच में क्या आता है? एक तो 5 आता है, 5 से 28 होता है? नहीं होता है। 6 से होता है? नहीं होता है।
7 के बाद 8 से भी नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, 10 से भी नहीं होता, 11 से भी नहीं, 14 12 13 से भी नहीं होता, 14 से होता है, 12 के बाद 14 के बाद 28 के बीच किसी से नहीं होता, यानी इसमें कोई नंबर मिसिंग नहीं है। तो इससे हमने आइडिया लगा लिया ऑल दीज आर द फैक्टर ऑफ 28। तो हमें इतना तो IQ लगाना पड़ेगा। तो सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 28, ठीक है। तो हमने सेट बी को, अब ये तो हमने अपने दिमाग में बनाया कि ये क्या है, अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। x इज सच दैट x इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 28, दीज आर द फैक्टर ऑफ 28, है ना। और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और सारे के सारे नेचुरल नंबर भी है। फैक्टर ऑफ 28 तो है ही, और ये नेचुरल नंबर भी है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। राइट द सेट D -6 -4 -2 0 2 4 6 इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इन एलिमेंट्स को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो हमें पहचानना जरूरी है क्या। अगर आप ध्यान से देखें, मेरे पास जो एलिमेंट्स है वो -6 से लेकर +6 है, और अगर मैं ध्यान से देखूं सारे के सारे इवन नंबर हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि कुछ नंबर नेगेटिव साइन के साथ है, 0 है पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ये इंटीजर हो गए। तो इसका मतलब दिस इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम -6 टू +6, इवन इंटीजर, सॉरी, ऑल इवन इंटीजर फ्रॉम -6 टू +6। तो D is equal to set of all even integers from -6 to even integer from -6 to +6, ठीक है। So D is equal to x is such that x is equal to even integer 2n। अब 2, देखो मैंने कहा ये जो स्मॉल n होता है ना, स्मॉल n कभी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, इट इज जस्ट नंबर, ठीक है। अब मैंने डिफाइन कर दिया n है क्या, n बिलोंग्स टू z, n को हम यहां पर z से रिप्रेजेंट करते हैं। z क्या है, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, z। अब ये जो n है कहां से कहां तक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -6 और लेसर देन इक्वल टू +6। सो this is the set of even integer -6 to +6. X is such that x is equal to 2n, n belongs to integer, and n is greater than equal to -6 or lesser than equal to 6. Come to the next. चलिए बच्चों इधर देखें, बोलता है राइट द सेट C 2 4 8 16 32 इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका मतलब मुझे जो सेट C गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है। बेटे ये जो मैं लिखता हूँ ना, D इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखकर D इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन इंटीजर, जरूरी नहीं है आप ये लाइन लिखे, क्योंकि आप अभी 11th क्लास में आए हैं और आपको एक एक चीज समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। मेन आंसर तो आपका यही है, आपको यही लिखना है, ठीक है। आपको केवल समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। 11th और 10th में बहुत डिफरेंस, आपको बहुत कुछ पढ़ना है और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए एक एक चीज मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए सेट सी क्या है मेरे पास है 2 4 8 16 एंड 32। तो सेट सी एक्चुअल में कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 1। अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस इज 2 raised to power 2, दिस इज 2 raised to power 3, दिस इज 2 raised to power 4, दिस इज 2 raised to power 5, क्योंकि 2 raised to power 5 32, 2 raised to power 4 16, 2 raised to power 3 8, 2 raised to power 2 4, 2 raised to power 1 that is 2। तो इसका मतलब मैं सेट सी को कैसे लिख सकता हूं, x is such that x is equal to 2 raised to power n, है ना, 2 की पावर n है, क्योंकि हम देखो बेस तो नीचे कांस्टेंट है 2, देखो मैंने भी कांस्टेंट रखा है, लेकिन अगर मैं इनकी पावर देखूं 1 2 3 4 5 तो वो एक नेचुरल नंबर है, हम क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। अब नेचुरल नंबर जो है कहां से कहां तक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेसर देन इक्वल टू 5। So this is the required set builder form of given data. चलिए come to the next.
नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट E 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए, तो इसका मतलब मैंने यहां पर इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस की, अगर ऊपर 1 है नीचे 2 आ गया, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6, 6 है तो 7, 7 है तो 8, 8 है तो 9, यानी नीचे वाला नंबर एक नंबर ज्यादा है न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर इज 1 नंबर इज बिगर देन द न्यूमरेटर। ओके, सो मेरे दिमाग में एक बात क्लियर होगी, तो इट्स सेट बिल्डर फॉर्म इज E is equal to x is such that x is equal to n upon n plus 1, है ना। अगर मैं ऊपर 1 डालूंगा 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 डालूंगा 2 + 1 3 है, 3 डालूंगा 4, 4 डालूंगा 5, इस टाइप से। n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये जो n है इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेसर देन इक्वल टू 8। So this is the appropriate set builder form of given data. चलिए come to the next. चलिए बच्चों, नेक्स्ट हेडलाइन है एम्प्टी सेट। होता क्या है एम्प्टी सेट, कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। यानी अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं, इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5। एम्प्टी सेट को हमेशा हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इसे बोलते हैं 5, ठीक है। या फिर कर्सिव ब्रैकेट बना दो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे भी एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन 5 या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट। एम्प्टी सेट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट। null set is called empty set, empty set is called the null set, ठीक है। अब ये तो हो गया सीधी सीधी डेफिनेशन कि if there is no element in any set this is called empty set, but there is also another definition of empty set। दूसरी डेफिनेशन भी है, अगर हम किसी भी सेट में एक ऐसा एलिमेंट डाल दें जो उस सेट की प्रॉपर्टी को ब्लॉक ना करे तो उसे बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। जैसे सपोज कर लो मैंने कहा सेट ए, सेट ए क्या है, जैसे सेट ए अ वीक डे, अ वीक डे, ठीक है। मैंने लिख दिया सेट ए इज इक्वल टू वीक डे, तो ए लिख दिया मैंने जनवरी, जनवरी। लेकिन जनवरी तो मंथ का दिन है ना, मंथ कहलाता है ना कि वीक डे कहलाते हैं। वीक डे में क्या था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, लेकिन सैटरडे को मैं वीक डे बोला और लिखा मैंने यहाँ पर जनवरी, तो ये जो मैंने एलिमेंट इसमें डाला वो इस सेट की प्रॉपर्टी को बिलोंग नहीं करता, दैट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट, एम्प्टी सेट। जैसे कि मैंने लिख दिया सेट ए एन या एन इवन इंटीजर, सेट ऑफ इवन इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डाल देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर, ठीक है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैंने सेट ए को लिखो पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया एक्स। चलिए बच्चों, एक्चुअली अभी हम एक एग्जांपल ले रहे थे कि हम बात कर रहे थे एम्प्टी सेट की। यस, एम्प्टी सेट की बात कर रहे थे, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। ये मेमोरी फिल हो जाती है तो इसलिए बंद हो जाता है। एम्प्टी सेट, तो हमने कहा था लेट सेट ऑफ, लेट सेट सी, सेट सी इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन मैंने सेट सी को क्या लिखा, x इज इक्वल टू n और n इज लेसर देन 0, ठीक है ना। x इज इक्वल टू n और n इज लेसर देन 0। तो अगर n इज लेसर देन 0 है तो बताइए पॉजिटिव इंटीजर कैसे होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कभी भी लेसर देन 0 होते हैं, 0 से छोटे तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, तो इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव इंटीजर। सो वी कैन से दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। चलिए इसके बाद बात करते हैं बच्चों फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं,
अगर हम कोई भी सेट ऐसा होता है जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल, उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज काउंटेबल इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे सेट ए है, इसके एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है, काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट। n इज इक्वल टू 4। अब जैसे बी सेट है 1 2 3 4 5 6 1000 तक काउंट कर सकते हैं, लैक्स तक काउंट कर सकते हैं, मिलियंस तक काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट। लेकिन अगर मैं कहूं नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल ऑन द अर्थ, अनकाउंटेबल। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ स्टार्स इन होल यूनिवर्स, अनकाउंटेबल, उसमें गैलेक्सीज भी हैं, अलग अलग चीजें। सो ऐसी चीज जिसको हम काउंट ना करें, जिसको हम काउंट कर पाए, फाइनाइट सेट। लेकिन जिसको ना काउंट कर पाए, इनफाइनाइट सेट। जैसे इनफाइनाइट सेट मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, अनकाउंटेबल, है ना। नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, अनकाउंटेबल। तो जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं उसे फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट हम नहीं काउंट कर सकते उसे इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट साइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है बच्चों। सो ऐसे ऐसे, ये ऐसे इनफाइनाइट, ठीक है। सो हमने इनफाइनाइट सेट तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेट क्या होता है, हमने पढ़ा उसकी टाइप्स यानी रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। हमने फिर पढ़ा कि नल सेट क्या होता है, हमने पढ़ा फाइनाइट सेट क्या होता है, हमने पढ़ा इनफाइनाइट सेट क्या होता है। आज की क्लास में बस इतना ही, पहले आप इतना रिवाइज करना, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। और जब आपके एग्जाम खत्म होंगे आराम से पढ़ाई करना, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।